नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये पार्ट 3 है। इसके ऊपर 2 पार्ट में पहले ही बना चुका हूँ। आप लोगों ने अगर दोनों ही पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। दोनों ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों ही वीडियो को देखने के बाद चैप्टर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो को तो देखना कंपलसरी है भाई, उसके बिना तो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पहले उन दोनों ही वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं उसको हम पीडीएफ के थ्रू समझेंगे। एनसीईआरटी बुक में चलने वाले हैं हम, और एनसीईआरटी बुक में हम बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपने पास कॉपी और पेन रख सकते हैं, और बाकी जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, उस पॉइंट को क्या करना है, आपको लिखना भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे इस वीडियो को हम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी। इससे पहले हमने आखिरी जो टॉपिक समझा था, एक छोटा गणराज्य, यहाँ तक हमने समझ लिया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बताई गई है। अब देखो यार, कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी, भूमिका की हम बात करेंगे और महिलाओं की स्थिति की भी बात करेंगे। उस समय काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं कि 16वीं से 17वीं सदी में महिलाओं की भूमिका क्या थी। ग्रामीण समाज की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण समाज में जो महिलाएं थी वो पुरुषों के साथ खेतों में काम किया करती थी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। मतलब एक साथ महिलाएं और पुरुष क्या करते थे, खेतों में काम किया करते थे। अब मर्द जो थे वो खेत जोतते थे, हल चलाने का काम करते थे, और महिलाएं जो थी वो बुआई करती थी, है ना, वह खेतों की निराई करती थी, कटाई करने का काम करती थी, और साथ ही साथ जो भी फसल वगैरह जो उग गए हैं, पकी हुई जो फसलें हैं, उसमें से दाने वगैरह निकालने का काम भी महिलाएं किया करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ उस समय भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, जैसे कि आप नीचे यहाँ पे पॉइंट भी बता रखा है कि जैसे जैविक वैज्ञानिक क्रियाकलापों को लेकर, मतलब कई बार पूर्वाग्रह बने रहते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। जैसे कि पश्चिमी भारत के यहाँ पे महिलाओं की बात की गई है। पश्चिमी भारत में एक रिवाज था कि जो राजस्वला महिलाएं हैं, यानी कि मासिक धर्म के समय में जो महिलाएं थी, वो कुम्हार का जो चाक होता है, चाक यानी कि आपको पता है जिससे कि मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाक बोलते हैं। तो कुम्हार के चाक को महिलाएं नहीं छू सकती थी। इसके अलावा हल को, जो किसान का हल है, उसको भी छूने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। इसके अलावा हम देखेंगे बंगाल की बात करें तो मासिक धर्म के समय महिलाएं जो है पान के बागान में नहीं जा सकती थी। तो इस बात को दर्शाता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, है ना। महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, जैसे कि इनमें सूत काटने का काम करती थी, बर्तन बनाने का काम करती थी, है ना, मिट्टी को साफ करने का काम करना है, मिट्टी को गूंदने का काम करना है, कपड़े पर कढ़ाई वगैरह चढ़ाना है, उसको सजाना है, ये सारे काम करती थी। ये सारे जो काम है वो महिलाओं के श्रम पर निर्भर करता था, और इन सभी काम को महिलाएं ही किया करती थी। मतलब कि जिस वस्तु का जितना ज़्यादा व्यापारीकरण होता था, वाणिज्यीकरण होता था, उस काम को करने के लिए महिलाओं के श्रम की मांग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहती थी, है ना। अब किसान के घर की महिलाओं की बात करें या फिर दस्तकारों के घर की महिलाओं की बात करें, दस्तकार आप समझते हैं जो कि शिल्पकारी होते एक तरीके से। तो किसान के घर की महिला या फिर दस्तकार की जो महिलाएं है वो खेतों में काम करती ही करती थी, साथ ही साथ दूसरे के घरों पे भी काम करने जाती थी, और इसके अलावा बाजार भी जाया करती थी। तो ये इस तरीके से विशेष भूमिका महिलाओं की थी। ये यहाँ पे तो ये 3 पैराग्राफ में महिलाओं की भूमिका बता रखी है, ग्रामीण समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होती थी। अब आगे हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पे अब नीचे जितने ही पॉइंट्स बता रखे हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में बता रखा है, तो आप पॉइंट्स को बारीकी से समझे और इसको लिखते भी चले। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई महिलाओं को बच्चे पैदा करने के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था, है ना, एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था, ताकि वो क्या कर सकती थी, बच्चे, क्योंकि वो बच्चे पैदा कर सकती थी, इसलिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में महिलाओं को देखा जाता था, है ना। मतलब शादीशुदा महिलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन बार बार महिलाएं कुपोषण का शिकार हो जाती थी, या फिर जो मतलब डिलीवरी जो होता है उस समय महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती थी। तो इस कारण महिलाओं की संख्या थोड़ी कम थी, और इस कारण जब शादी वगैरह होता था ना, शादी के समय दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती थी। दुल्हन मतलब दहेज नहीं देना होता था, जैसे कि अभी दहेज देना पड़ता है, उस समय दहेज नहीं देना पड़ता था, बल्कि दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती थी। शादी करने के लिए आपको दुल्हन के घर वालों को पैसे देना होगा, ऐसा रूल था। ठीक है ना। तलाकशुदा महिलाएं और जो विधवा महिलाएं हैं, दोनों ही शादी कर सकती थी, मतलब दोनों को ही कानूनन अधिकार था शादी करने का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो घर के मुखिया है वो कौन होते थे, मर्द होते थे। मर्द पूरी तरीके से क्या करते थे, महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करते थे। वो अपने तरीके से महिलाओं को अपने इशारों पे नचाया करते थे,
अपने तरीके से उनको चलाया करते थे, ठीक है। और जो मतलब बेवफाई के शक के आधार पर महिलाओं को भयंकर दंड भी दिया जाता था। मतलब किसी महिला के ऊपर बेवफाई का शक हो गया, बेवफाई मतलब आप समझते होंगे यार क्या होता है बेवफाई का मतलब, ठीक है। तो बस शक हो गया ना बेवफाई का, तो उसके शक के आधार पर उनको दंड दिया जाता था। तो ये इस पॉइंट आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र बहुत सारे हमें दस्तावेज मिले हैं, मुगल कालीन दस्तावेज, जिसमें महिलाओं ने क्या किया है, ग्राम पंचायत से मुआवजे के लिए दरख्वास्त लगाया है। मतलब दरख्वास्त लिखा है कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनका जो पति है ना, उनका एक तरीके से ध्यान नहीं रखता है ना, बेवफाई का विरोध करती है, विरोध जताती है। मान लो कि बेवफाई के आधार पे क्या किया, उनको तलाक ले लिया, मतलब तलाक दे दिया या फिर उनको छोड़ दिया, तो इस कारण उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो इस कारण महिलाएं क्या करती थी, दरखास्त वगैरह पंचायत को दिया करती थी, ताकि उनको क्या मिल सके, मुआवजा मिल सके और अपने बच्चों की देख रेख कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष थे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की देख रेख नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए पंचायत भी कोशिश करता था कि भाई इनके पास इतना ज़्यादा मुआवजा वगैरह मिल जाए जिससे कि इनका भरण पोषण का इंतजाम हो सके। अब देखिए कुछ स्थिति में हम देखते हैं कि महिलाएं भी विशेष किस्म की भूमिका निभाती थी, है ना। महिलाएं भी पुस्तैनिक संपत्ति पर अधिकार जमा रखी थी। जैसे कि पंजाब का उदाहरण हम दे सकते हैं। तो पंजाब में पुस्तैनिक संपत्ति के विक्रेता के रूप में ये महिलाएं उभर के सामने आई थी, मतलब संपत्ति का क्रय विक्रय किया करती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं में भी मतलब जमींदारी उत्तराधिकारी मिली हुई थी महिलाओं को, और वो उसको बेचने के लिए मतलब एक तरीके से ज़मीन पे पूरा अधिकार था, और ज़मीन को बेचने के लिए पूरी तरीके से महिलाएं क्या थी, स्वतंत्र थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं महिलाओं की स्थिति में। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो में हम 3 टॉपिक समझेंगे, तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और ये 8 नंबर में ही आएगा। 8 से कम में तो भाई बात करेगा ही नहीं, टॉपिक 8 नंबर में ही आना है ये, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को करके जाना चाहिए, इन टॉपिक को करके जाना चाहिए। अब देखिए जंगल और कबीले, यहाँ पे हम जंगल वासियों की बात करने वाले हैं। भैया जंगलवासी होते कौन है, देखिए मुगल काल में लगभग हम बात कर रहे हैं 16वीं 17वीं सदी की। तो इस समय हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे इलाका जो है ना, खेती तो होती थी मुगल काल में, सबसे ज़्यादा खेती हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारे इलाके जंगलों से घिरे थे। लगभग 40%, यहाँ पे डाटा भी बता रहा है, 40% जो इलाके हैं जंगलों से घिरे हुए थे। अब जंगल में रहते कौन थे, जंगल में रहते थे, जंगल में कौन रहेंगे, जंगल में रहेंगे जंगलवासी, ठीक है। अब ये जंगलवासी होते कौन है, सबसे पहले हम जंगलवासियों की परिभाषा देंगे कि भाई जंगलवासी या जंगली लोग हम उन्हें कहते थे जो जंगलों में रहते थे, है ना। अब जंगल में रहने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो असभ्य है, जंगल में रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल असभ्य है, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो सभ्य होते थे। उनके लिए हम जंगली शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका गुजर बसर जो है वो किसके माध्यम से होता था, जंगलों के माध्यम से होता था। जंगल में वो शिकार करते थे, खेती करते थे, है ना। मौसम के मुताबिक उनका काम होता था। जैसे कि बसंत के ऋतु में वो क्या करते थे, कंदमूल वगैरह इकट्ठा करते थे। गर्मियों में वो क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे। मानसून में वो क्या करेंगे, खेती करेंगे क्योंकि बारिश होगी। और शरद के ऋतु में क्या करेंगे, शिकार करेंगे, क्योंकि शरद के ऋतु में शिकार करना आसान होता है, क्योंकि जानवर एक जगह दुबक के बैठे होते हैं, तो शिकार करना आसान होता है। तो शरद के ऋतु में ये लोग क्या करते थे, शिकार किया करते थे। तो इस तरीके से घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम के अपने जीवन यापन जंगलवासी करते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देना है। अब देखिए राज्य की तरफ, ये तो जंगलवासियों के लिए भाई जंगल ही उनका क्या है, जीवन यापन का साधन है। बिना जंगल के वो जी ही नहीं सकते, एक तरीके से आदिवासी टाइप हम कह सकते हैं। लेकिन राज्य के लिए जंगल क्या था, राज्य के लिए जंगल एक ऐसा इलाका था जहाँ पे बदमाश लोग क्या करते थे, शरण लेते थे, है ना, विद्रोह करके भाग जाते थे, है ना। अपने रक्षा कवच के रूप में क्या करते थे, जो चोर वगैरह है या फिर बदमाश लोग है, वो जंगलों को देखते थे और वहाँ पे अपने जान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं विद्रोह वगैरह करके भाग जाया करते थे। ये हो गया। अब आगे जंगल में घुसपैठ, ठीक है। जंगल में घुसपैठ का मतलब क्या है कि जंगल में क्या होगा, अब बाहरी लोगों का आगमन होगा। पहले तो भाई ये लोग मौज मस्ती में, जंगलवासी जो लोग थे वो मौज मस्ती में जंगल में रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब क्या होगा, जंगल में लोगों का घुसपैठ होगा। बहुत सारे लोग जंगल में जाएंगे वहाँ पे किसी न किसी कारण से, और जंगलवासियों के जीवन में क्या आएगा, इससे बदलाव आएगा। तो सबसे पहले देखो जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आने का सबसे मेन कारण था हाथियों का पकड़ा जाना। क्योंकि मुगल सेना में क्या था कि हाथियों की जरूरत थी, है ना। और हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे, जंगलों से पकड़े जाते थे। तो जंगलवासियों से मान लो कोई गिफ्ट वगैरह लिया जाता था, भेंट लिया जाता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी वो हाथियों की रहती थी। और हाथी पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग जंगल में जाते थे, तो इस कारण भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया। इसके अलावा एक है शिकार अभियान। देखिए शिकार अभियान के कारण मुगल
शासक क्या करते थे, शिकार अभियान पे जाया करते थे, जिसमें वो शिकार करने जाते थे। और शिकार करने के माध्यम से वो क्या करते थे, दूर दूर के कोने कोने की यात्रा पे जा रहे हैं, अपने साम्राज्य की हर एक जगह की यात्रा करते थे। और उसके बाद वो क्या करते थे, अपने अपने लोगों की शिकायतों को, उनकी समस्याओं को सुनते थे। वो शिकार करने जंगल भी गए, जंगल वासियों की समस्याओं को जाना, उनसे बातचीत की, या फिर उनके जीवन में दखल अंदाजी किया, तो इस कारण भी उनके जीवन में बदलाव आया। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि का प्रसार हुआ, मतलब व्यापारिक कृषि का प्रसार हुआ। तो इस कारण जंगल की जो उत्पाद था ना, उसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे कि शहद है, मधुमोम है ना, लौक भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड चीज़ थी, और इसका निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत के लोग क्या करते थे, हाथी की मांग बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी जंगलों से पकड़े जाते थे। तो इन सब चीज़ों का व्यापार होता था, और व्यापारिक कृषि के कारण भी क्या हुआ, जंगलवासियों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी थे। सामाजिक कारण में एक तो भाई ये था कि इन्होंने क्या किया था, अपने मतलब जो कबीले के जो सरदार थे, है ना, इनके कबीले के अपने सरदार होते थे, जंगलवासियों के कबीले के सरदार हुआ करते थे। सरदारों के जीवन में बदलाव आया, बहुत सारे सरदार जमींदार बन गए, पैसे वाले हो गए। वो उन्होंने सोचा कि भाई अब उनको अपनी सेना बनानी चाहिए, तो उन्होंने सेना बनाना शुरू कर दिया। और सेना बनाया तो भाई अपने ही सगे संबंधी भाई बंधुओं को सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, और अपनी सेना बना ले। लगभग जो मतलब एक आध कबीले का एग्जाम्पल दे रखा है, सिंध के एक कबीले का एग्जाम्पल दे रखा है कि उनके पास 6000 घुड़सवार मतलब सिपाही और 7000 तक पैदल सिपाही मौजूद थे, जो इस बात को दर्शाता है कि भाई मतलब उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर लिया था। ठीक है, और युद्ध वगैरह भी दूसरों से करना स्टार्ट कर दिया था, तो इससे भी उनके जीवन में बदलाव आता है। इसके अलावा एक आखिरी में एक पॉइंट बता रखा है यहाँ पे कि भाई जो जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आने का मेन कारण था सूफी संत। सूफी संत वगैरह बहुत सारे घुमक्कड़ टाइप के थे, जैसे कि आपको पता होगा बेसरिया जो सूफी संत थे वो घुमक्कड़ टाइप के थे, और घूम घूम के इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे। बहुत सारे ये जो बेसरिया वाले सूफी संत थे वो जंगल में पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको इस्लाम धर्म को कबूलवा दिया या इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया, तो इससे भी उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और उनके जीवन में बदलाव आया। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, यह है जमींदारों के बारे में। अब देखो जमींदारों वाला जो पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को समझना है जमींदार होते कौन है भैया। देखो जमींदार उन व्यक्ति को कहेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, ज़मीन है, मतलब ज़मीन के मालिक है वो। और मुगल काल में तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, इनके पास 400 से 500 इससे भी ज़्यादा गाँव एक जमींदार के पास हुआ करता था, तो ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। अब देखिए जमींदार जो है वो सीधे तौर पे कृषि उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, है ना, सीधे तौर पे कृषि के उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, बल्कि अपने ज़मीन पे किसी और से खेती करवाते थे, किसानों से खेती करवाते थे। और वो ज़मीन के मालिक थे, इसलिए उनकी विशेष हैसियत पूरे समाज में, पूरे ग्रामीण समाज में उनकी विशेष हैसियत थी, क्योंकि वो ज़मीन के मालिक थे। इसके अलावा इनकी ऊँची हैसियत होने का मेन कारण और भी था, जैसे कि उनकी जात, एक तो जात ऊँची होती थी उनकी, है ना, और दूसरा ये एक और कारण ये था कि ये राज्य को क्या करते थे, विशेष किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे, राज्य को विशेष किस्म की सुविधाएं प्रदान करते थे। इस कारण जमींदारों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे ये, है ना। अब देखो इनके ज़मीन पे अगर हम बात करें, इनके ज़मीन पे दिहाड़ी या जो पराधीन मजदूर है, पराधीन यानी कि जो गुलाम बन चुके हैं, ठीक है, तो दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर जो है वो खेती करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकता था, ज़मीन को बेच सकता था, है ना, किसी और के नाम कर सकता था या गिरवी रख सकता था। ये पूरा पावर था उसको कि अपनी मर्जी से किसको मर्जी दे दे, बेच दे, है ना, गिरवी रख दे, पूरा अधिकार था इसको, है ना। इसके अलावा जमींदार क्या करता था, राज्य की तरफ से कर वसूलता था। भाई राजा ने क्या किया, जो मुगल बादशाह होते थे वो जमींदार को उनके अपने गाँव से टैक्स वसूलने का अधिकार भी दे रखा था, तो इस कारण भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, और इसके बदले उनको वित्तीय मुआवजा वगैरह मिल जाता था, तो इससे ही फायदा होता था, है ना। इसके अलावा सैन्य संसाधन, है ना, जमींदार अपने पास क्या रखते थे, सेना भी था इनके पास, है ना। इसमें इनके पास अपने खुद के किले होते थे जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे। अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी जिसमें घुड़सवार सिपाही, तोपखाने, पैदल सिपाही के जत्थे, सब कुछ इनके पास होता था, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और इस कारण ये शक्तिशाली थे। ठीक, अब अगर हम मुगल ग्रामीण समाज को एक पिरामिड के रूप में देखें ना, पिरामिड के रूप में, तो सबसे शीर्ष पे, मतलब सबसे ऊपर जो है वो जमींदार ही आते थे। ठीक है, क्योंकि सबसे पावरफुल है, इसीलिए सबसे ऊपर जमींदार आते थे, क्योंकि मुखिया वगैरह को भी इतना पावर नहीं था जितना कि जमींदार को होता था।
अब देखो जमींदार बनने के कुछ मतलब ऐसे तरीके बता रखे जैसे कि लोग जमींदार बन जाते थे। तो जमींदार बनने में सबसे ज़्यादा योगदान तो भाई ये था कि आपको राजा ने क्या किया, खुश होकर आपको कहीं का जमींदार बना दिया। एक इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते थे जमींदारी। इसके अलावा अक्सर क्या होता था कि जमींदारी अपना मतलब जमींदार अपना फैलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते थे, सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते थे। जो कमज़ोर सरदार है, कमज़ोर जमींदार है, उसको आप हराओ और उसके ज़मीन पर आप क्या कर लो, कब्जा कर लो। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये हो गया। तो इससे भी आप क्या कर सकते थे, मतलब जमींदार बन सकते थे। दूसरा तरीका ये हो गया कि राजा ने आपको ज़मीन वगैरह सौंप दिया है, तो है ना, तो इससे भी आप क्या कर सकते थे, एक तरीके से जमींदार बन सकते थे। इसके अलावा इस अगले पैराग्राफ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जमींदारी मतलब एक जो जमींदार है वो किस तरीके से जमींदार बन सकता था, कोई व्यक्ति जमींदार किस तरीके से बन सकता था उसके बारे में बता रखा है। तो इसमें क्या है कि नई ज़मीन को बसाकर, है ना, जैसे कि जंगल वगैरह है वहाँ पे किसी को बसाकर आप उसको ज़मींदार बना सकते थे। इसके अलावा अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, मतलब कि किसी ज़मींदार से ज़मीन को लेकर दूसरे को आप क्या कर सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे। या फिर राज्य के आदेश से बन सकता था कोई व्यक्ति, है ना, राजा ने आदेश दे दिया तो वो ज़मींदार बन सकता था। या फिर ज़मीन को खरीद कर, आप बहुत सारी ज़मीन को खरीद ले और आप ज़मींदार बन सकते थे। तो इस कारण क्या था कि निचली जाति के जो लोग थे वो भी क्या कर सकते थे, ज़मीन को खरीद के ज़मींदार बन सकते थे। ये हक निचली जाति के लोगों को भी था। इसके अलावा जमींदारों की एक और मेन भूमिका क्या थी कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे किसानों को बसने में मदद किया था। मतलब जो ज़मीन में बसने मतलब गुजर बसर करने वाले जो खेतीहर थे उनको सामान वगैरह उपलब्ध कराया, उनको पैसे उधार दिए, है ना, और उनको एक जगह बसने में मदद किया। जमींदार क्या करते थे, चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे। इस कारण ग्रामीण समाज में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। मतलब मौद्रीकरण, मुद्रा का जो प्रचलन था वो तेज़ी से हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी बता सकते हैं हम। इसके अलावा जमींदार क्या करते थे, बाजार स्थापित किया करते थे अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, जमींदार क्या करते थे, बाजार वगैरह स्थापित करवाते थे। यहाँ पे किसान भी अपने फसलों को बेच सकते थे। तो इससे भी क्या हुआ, बाजारकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आई। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप जमींदारों की भूमिका में बता सकते हैं, जमींदार वाले पॉइंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो था, जमींदार वाला और जंगल और कबीले, है ना, और महिलाओं की भूमिका, इसको हमने समझ लिया आज की वीडियो में। 3 टॉपिक रह गया है जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। मतलब एक पार्ट और आने वाला है इसमें, जिसमें से भू राजस्व प्रणाली क्या थी, मुगल काल की भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, और एक आपका चांदी का बहाव वाला टॉपिक रह गया है। और आखिर में आपका आईने अकबरी, आईने अकबरी को भी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अगली वीडियो कोशिश करूंगा कि एनिमेशन ही बना दूं। एनिमेशन बनाने के लिए अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर एनिमेशन वीडियो ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, सो दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।